अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हम कराची में मौजूद हैं और कानूनदान और वकील ऑनलाइन की कोलैबोरेटिव एफ़र्ट से ये इंटरव्यूज़ की सीरीज़ जारी है। और आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला के दो मेन ग्रुप्स में एक के सरबरा मिस्टर हामिद खान साहब। आज हम इनसे जो वकला की एक स्ट्रगल रही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से, जो आज तक भी जारी है, जिसके हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके हवाले से बात करेंगे और जो दीगर वकला की सियासत है उसके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आपकी स्ट्रगल जो है वो कोई 4-5 दहाइयों के ऊपर है, जो लीगल फील्ड को लेके आपने लीड किया 3-4 मराहल के ऊपर, जब जुडिशरी के ऊपर बड़ा कठिन वक्त था, वकीलों के ऊपर बड़ा कठिन वक्त था। 2-3 दफ़ा जुडिशरी को सामने लेके आए और फिर आज हम उसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जुडिशरी में वो डिटेरियोरेशन है दोबारा से। आप क्या वजह समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें इतनी स्ट्रगल के बावजूद आज दोबारा फिर वही बातें करनी पड़ रही हैं? देखिए, अलमिया हमारा जो मुसलसल है, जिससे 50 साल से मैं भी कनेक्टेड हूँ, वो ये है कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है। कभी सिविलियन शक्ल में हो जाती है और कभी बराह रास्त मिलिट्री शक्ल में। यानी मेरी स्ट्रगल और मेरे साथियों की स्ट्रगल 1969 में 68 में जब मैं नया नया वकील बना हूँ, तो अयूब खां के ख़िलाफ़ थी। अयूब खां एक डिक्टेटर था, उनको हटाने के लिए थी, क्योंकि जब तक वो थे तब तक अदलिया आज़ाद नहीं थी और अदलिया की अपॉइंटमेंट्स भी आज़ाद तरीके से नहीं होती थी। फिर उसके बाद इवन जब भुट्टो साहब आए तब भी हमारी स्ट्रगल थी, क्योंकि जो 5वीं तरमीम की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे अदलिया के इख्तियारात को बहुत कट किया था, वकीलों की अहमियत कम हो गई थी। ज़ाहिर है कि उसमें जब आप अदलिया पर कोई वार करेंगे तो उससे वकला कम्युनिटी डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगी और सारे लिटिगेंट पब्लिक भी इफ़ेक्ट होगी। तो उसमें भी स्ट्रगल थी हमारी। और फिर उसके बाद ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ तो हमारी बड़ी लंबी स्ट्रगल है, जो कि 1989 से लेके 1979 से लेके 79 से लेके ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 79 के बाद तो वो बिल्कुल, जब भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी दी, उसके बाद से पहले तो उन पर दबाव डाल के हुक्म लिए, फिर उसके बाद उन्होंने जब देखा कि हमने काम अपनी मर्ज़ी का कर लिया है, अब हमें जुडिशरी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इवन मौलवी मुश्ताक को डिस्पेंस विद कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने अनवारुल हक साहब को भी कर दिया, जो उनके सारे काम में शरीक थे। फिर उसके बाद दौर सन 81 के बाद बहुत खौफनाक शुरू हुआ, जब पहला PCO आया। उस PCO के तहत तो मुल्क में आइन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था ना, यानी आइन था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था। ये एक ख़ास वक्त है, यानी 1981 से लेके एंड ऑफ 1985 तक कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी नहीं थी। और हम अगर पिटीशंस हाई कोर्ट में करते थे तो PCO के आर्टिकल 9 के तहत करते थे, 199 आर्टिकल के तहत नहीं करते थे। उस वक्त किसी किस्म के इनके पास इख्तियारात ही नहीं थे। कोई मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले को, कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के फ़ैसले को, कोई मार्शल लॉ रेगुलेशन के मामले में या ऑर्डर के बारे में किसी किस्म की ग्रीवेंस सुनने को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी। और अदलिया इतनी बेबस हो चुकी थी, उसे हलीम साहब का दौर था और वो किसी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। तो उस वक्त मैं पंजाब बार काउंसिल में था, वाइस चेयरमैन भी था, मैं उस ज़माने में रहा हूँ। तो हमारी मुसलसल वकीलों की स्ट्रगल थी। दूसरा लाहौर हाई कोर्ट बार की स्ट्रगल थी, जिसमें मैं उस ज़माने में सेक्रेटरी रहा हूँ 78 में हाई कोर्ट बार का। और उसमें हमने पहला जो रेजोल्यूशन किया था वो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ था। वो उस वक्त जो प्रो ज़ियाउल हक़ तबका था, उन्होंने बड़ा मुझ पर निशाना बनाया कि जी ये तो पीपल्स पार्टी का आदमी लगता है। तो हमने कहा भाई वकील बताएं कौन सा वकील है जो मार्शल लॉ कोर्ट्स की या मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत कर सकता है। तो बाहर सूरत फिर भी मेजॉरिटी हमारे साथ थी वकला की और उसको हमने कंडेम किया था। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 212A लेके आए, जिसमें कि
आइन के तहत ना हाई कोर्ट का इख्तियार रहा ना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आया। जहाँ कभी भी मार्शल अथॉरिटी का कोई ऑर्डर होता था, चाहे वो सिविलियन मैटर में हो चाहे वो क्रिमिनल केस में हो, वो भी साल बड़े बहुत टफ गुजरे, ख़ास तौर 88 तक, जब तक ज़ियाउल हक ज़िंदा था। उसके बाद से कुछ अदलिया आज़ाद होनी शुरू हुई, लेकिन हमारी वकला की स्ट्रगल 1979 से लेके 79 से लेके 80 तक मुसलसल थी। हर साल हम लाहौर हाई कोर्ट बार में बहुत बड़ा कन्वेंशन करते थे, और उस कन्वेंशन में सारे पॉलिटिकल लीडर्स आते थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो बोलने का हक ही नहीं था। तो फिर वकीलों के शेल्टर में कुछ अपनी बात की जाती थी कि कोई शहरी आज़ादियाँ भी होनी चाहिए, कोई बुनियादी हकूक़ भी होने चाहिए, वो सब ख़त्म हो चुके थे। तो एक वो दौर था स्ट्रगल का। उसके बाद 11 साल एक सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चली हैं, जो 4 दफ़ा तब्दील हुई हैं। उसमें 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत। उसमें भी हमारी स्ट्रगल इस बात से थी कि फिर वहाँ पर डिक्टेटोरियल मामला आ गए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया था उसने, ज़ियाउल हक ने, कि किसी वक्त भी आप चाहें तो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करते हैं। लिहाजा 4 ओकेजन पे ये काम हुआ। उस वक्त भी वकला ने स्ट्रगल की, हमने पिटीशनें की सुप्रीम कोर्ट सामने, हाई कोर्ट के सामने। कब कुछ में कामयाबी हुई, कुछ में नहीं हुई। तो वो भी वकीलों की वो 11 साल स्ट्रगल थी। गो हम ये कह सकते हैं कि आइन जो था वो था, नाफिजुल अमल था उस वक्त, लेकिन उसमें भी इंटरफेरेंस थी आर्टिकल 58(2)B की। तो ये एक दौर स्ट्रगल का था हमारा। फिर उसके बाद दौर शुरू हो गया इसका, मुशर्रफ का टेक ओवर किया इसने। फिर वही ज़ियाउल हक वाला किस्सा दोहराना शुरू किया। अदलिया, आधे जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया PCO लगा के जनवरी 2000 में, और जो अच्छे जज थे सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस से, उनको निकाल दिया, और साथ नासिर ज़ाहिर साहब थे, वजीउद्दीन साहब, और जो अच्छे जज थे, जो 7 जज फौजियों के साथ मिल गया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट बन गई। उन्होंने फ़ैसला भी उनके हक़ में देना शुरू कर दिया। वो एक नया दौर था हमारी स्ट्रगल का। फिर एक दौर था हमारी स्ट्रगल का जो LFO का था, क्योंकि LFO से उन्होंने आइन की जो हुलिया बिगाड़ दिया था 2002 में। उन दिनों इंसिडेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर भी था, तो हमें उसके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। बल्कि जजेस को ख़रीदने के लिए 3-3 साल एक्सटेंशन दे दी थी LFO के तहत। यानी उम्रें जो थी हाई कोर्ट की 62 से 65 और सुप्रीम कोर्ट की 65 से 68 की, उसके ख़िलाफ़ पूरी हमने जदोजहद की 1.5 साल, और अल्टीमेटली 17th अमेंडमेंट के तहत और तो कुछ चीज़ें ज़्यादा मानी नहीं गई, लेकिन उनकी उम्रें वापस हो गई थी। तो उससे ये है कि कम से कम अदलिया का ने जो सौदा किया था वो कामयाब नहीं हुआ। तो LFO की स्ट्रगल है। फिर उसके बाद अदलिया फिर कमज़ोर रही, चाहे वो नाज़िम सिद्दीकी का दौर था। फिर कुछ पिकअप की है तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में, फिर वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को दबाने के लिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, उन्हें उठाया गया। जो कुछ हुआ सारे सबको मालूम है। जो 3 नवंबर को हुआ, जिसमें उनको नज़र बंद किया, जिसमें हम सैकड़ों वकला जेलों में गए और सारा कुछ हुआ, वो सब आपके साथ ये रीसेंट हिस्ट्री है। तो वर्चुअली कोई भी दौर नहीं रहा जहाँ ये चीज़ होती रही। बदकिस्मती ये है कि हमने 2009 में ये समझा था कि हमने अदलिया को आज़ाद करवा लिया जब रिस्टोर हो गए थे। किसी हद तक अदलिया आज़ाद हो गई थी, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस थे। वो सारे केसेस सो मोटो भी ले लेते थे। वो मिसिंग पर्सनस के केसेस भी उन्होंने खोल लिए थे और लेकिन फिर उनके बाद से आहिस्ता आहिस्ता फिर तनज़्ज़ुली शुरू हुई। ख़ास तौर पे जब से वो चीफ जस्टिस ये बने मियाँ साकिब निसार, बल्कि उनसे पहले जमाली से मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर तनज़्ज़ुली का दौर शुरू हो गया। जमाली से फिर बाद में ये मियाँ साकिब निसार, फिर वो खोसा, और अब ये गुलजार। तो मुसलसल अदलिया कमज़ोर हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल हो रही है। क्योंकि 2018 के बाद ख़ास तौर पे, और उससे पहले भी, अदलिया को इस्तेमाल किया गया अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए। जिसको डिस्क्वालीफाई कराना था, अदलिया के ज़रिए डिस्क्वालीफाई करा दिया।
तो इस तरह से अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल हो गया है, वो ये नहीं कि डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि जी वो आके उन्होंने मार्शल लगा दिया, मिलिट्री रूल कर लिया, ये वो, या कोई रेगुलेशन निकाल दी। अब ये है कि वो बिहाइंड द सीन्स हैं, जो उनके सामने हुकूमत है वो उनकी जो है उनके कहने पे चलने वाली है, और इसी तरह उन्होंने अदलिया को भी अपने ज़ेर कर लिया है। जो वो चाहते हैं वही उनसे वर्डिक्ट ले लेते हैं। लेकिन सर, ये जो अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज़ हैं, ये तो तमाम वही जजेज़ हैं जिन्होंने 2007 में जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके सामने इनकार किया, और फिर वकला की तहरीक के बाद 2009 में इन्हीं जजों की बहाली हुई, जो मौजूदा अभी कंपोजिशन है हमारे सामने। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, इसमें क्या बदला है कि 2007 में अगर वही वो जो जजेस थे वो इनकार कर सकते थे, और आज जो है वो उन्हीं के हाथों में अगर खेल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? थोड़ी सी इसमें मैं आपको आपकी बात में तब्दीली कर रहा हूँ। दो किस्म के जज थे उस ज़माने में। एक तो वो जो 3 नवंबर को उन्होंने PCO ओथ नहीं लिया था, उसमें ये तकरीबन सारे थे। उनके जिन्होंने ले लिया था उनको तो बाद में निकाल दिया। अच्छा, इसमें बाद में चूँकि मामला लिंगर ऑन होने लग गया, 2008 में ये सिंध हाई कोर्ट में ही पहली साजिश हो गई थी, जिसकी सरबराही की थी जमाली ने, और इन्होंने सेकंड ओथ लेने का, इसके साथ उस वक्त लॉ मिनिस्टर होता था, यही नायक होता था, इसके साथ मिलकर इन्होंने कहा जी हम आपको रीअपॉइंटमेंट दे देते हैं, डोगर से आपने ओथ लेना है तो आपको फिर से हम रीइंस्टेट कर देते हैं विद बैक बेनिफिट्स या विद सीनियरिटी। इस पर आके 8 जज सबसे पहले टूटे हैं सिंध हाई कोर्ट के। बल्कि मुझे याद है कि मुझे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ख़ास तौर पे जुलाई 2008 में भेजा इनसे बात करने के लिए उनकी तरफ से कि भाई क्या कर रहे हो, ये ना करो, आप फिर डोगर कोर्ट का हिस्सा बन जाओगे, मत करो। बहरहाल मेरी बात हुई, मैं भी आया, मेरे साथ मुनीर मलिक साहब भी गए, महमूदुल हसन साहब भी गए, तो वो इनकन्क्लूसिव रहा। इतनी बात उन्होंने मान ली कि कुछ दिन ठहर जाए। कुछ दिन ठहरने की जब बात हुई तो फिर रशीद रिजवी साहब हाई कोर्ट बार के सदर थे, वो गए हुए थे बाहर, तो उनके आने पर फिर हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को ले आए, और इवेंचुअली चूँकि इसमें जरदारी साहब का रोल था कि वो नहीं चाहते थे कि ये रिस्टोर हों चौधरी साहब, तो उन्हें चाहिए था कि डोगर साहब को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे उनसे। तो आखिरकार जब उन्होंने आखिरी इनकार कर दिया कि मैंने रिस्टोर नहीं करना अगस्त सितंबर 2008 में, तो फिर बेशतर ये जज टूट गए थे हमसे। इनमें सिर्फ 2 जज खड़े रहे थे आखिर हद तक सिंध हाई कोर्ट के, एक मुशीर आलम और एक मकबूल बाकर। बाकी सारे जो थे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे, उन्होंने ओथ उठा लिया था। लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ 3 जज रह गए थे जिन्होंने नहीं सेकंड ओथ ली थी, साहिर अली, इकबाल हमीदुर रहमान और एक ख्वाजा शरीफ। बाकी सारे जो थे ना उन्होंने सेकंड ओथ जाके ले ली। इसी तरह से KP में भी ऐसे ही हो गया था, सिर्फ एक एजाज़ अफजल खड़े रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बेशतर यही हो गया था, इन सब ने जाके ओथ ले ली थी सेकंड ओथ। सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ 4 और जज खड़े रहे थे, जिसमें रमदे था, और यहाँ से भी एक जज थे, सिंध से भी, और बाकी पंजाब से 1-2 थे, एक फ्रंटियर से थे। बस वो 4-5 खड़े रहे, बाकी सारे के सारे जो थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़। सो देयरफॉर वो जो जिस जुडिशरी की आप बात कर रहे हैं ना, वो पहले ही बट गई थी, और ये उन्हीं के शाख खाने हैं। ये जमाली हो गया, ये खोसा हो गया, ये साकिब निसार हो गया, ये भी भाग के से उन्होंने ओथ ले ली थी। 4 आदमी फ़ौरन ओथ ले गए थे लाहौर हाई कोर्ट के। वो कौन थे? यही चारों बेनिफिशरी जो हैं इस वक्त, साकिब निसार, खोसा, उसके बाद ये था मियाँ शेख अजमत सईद और उमर बंदयाल। इन्होंने हमें उस वक्त भी स्टेप कर दिया था बैक में, और इसी तरह इन सब ने किया था। बिगनिंग हुई थी सिंध हाई कोर्ट से, और फिर वहाँ पर मरहूम तारक थे, तारक परवेज़ वगैरह चीफ जस्टिस, वो भी उनके साथ मिल गए थे, सवाए एजाज अफसर के वो 3 वो भी मिल गए। तो कहने का मतलब है कि जो प्योरली जो रिस्टोर हुए थे वो 2 सिंध हाई कोर्ट से थे,
दो थे लाहौर हाई कोर्ट से, एक थे पेशावर हाई कोर्ट से और 5 थे सुप्रीम कोर्ट के। तो टोटल जो हमने रिस्टोर करवाए थे मार्च 2009 में वो 10 या 11 जजेस थे। तो वो पहले से ही, लेकिन फिर बाद में इनकी आपस में बात होगी, उन्होंने कहा जी चलिए, जिन्होंने 3 नवंबर 2007 को ओथ नहीं लिया, वो केस जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का केस है, उसमें मैं और ऋषि रिजवी प्रिंसिपल काउंसिल थे। हमने इस हद तक फिर कंसीड किया कि चलिए फिर तो जज ही कोई नहीं रहेगा ना। तो जिन्होंने 3 नवंबर को पीसीओ का ओथ नहीं लिया था और जिन्होंने वो जो 3 नवंबर ऑनवर्ड जो उन्होंने आइन की शक्ल बिगाड़ी थी, जो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बाकी चलिए इनको फिर से नए सिरे से नोटिफाई करा दें। तो इस तरह से हुआ, तो लेकिन पहले से ही ये डिवाइड आ गई। बिल्कुल ठीक सर। जो हम बात करते हैं कि वो कला ने हमेशा प्रोटेक्ट किया जुडिशरी को मजबूत किया, ताकि जुडिशरी जो है वो सख्त फैसले जो हैं वो भी कर सके, और चाहे मुश्किल फैसले हों उनमें कॉन्फिडेंटली जो है वो जुडिशरी काम कर सके। अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, बार एसोसिएशंस और जुडिशरी जो है वो कन्फ्रंटेशन में चल रही हैं। इस सिनेरियो में क्या आप समझते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करे। जो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स का इस वक्त मौक़िफ़ है वो ये है कि आप क्यों ऑर्डर्स लेते हैं पीछे इस्टेब्लिशमेंट से, आप क्यों उनकी मर्ज़ी के जज लगाना चाहते हैं, आपका क्या काम है, आप खुद जज मुकर्रर कर सकते हैं, तो आप क्यों जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं जुडिशरी में कि 5वें नंबर से उठा के लगा दें, चौथे से उठा के लगा दें, 13वें से उठा के लगवा दें, क्यों? आपका सीधा सीधा प्रिंसिपल है जिसको हम हमेशा कहते रहे और मानते रहे, और उस पर हमारे स्ट्रगल चली है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के उनकी सीनियरिटी पर हमारी स्ट्रगल चली है, तो 96 में जजमेंट हमने ली। फिर 1998 में जो हुआ था सजाद अली शाह वाला, उसमें दूसरी जजमेंट असद अली शाह वाले केस में। 2002 में मैं जब सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था तो मैंने ये चैलेंज किए थे 3 अपॉइंटमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की गई थी। उसमें उस वक्त तो बड़े ही अफसोसनाक किस्म का जजमेंट दी थी शेख रियाज ने, क्योंकि वो मिला हुआ था शासन वगैरह मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ। तो उसने हमारी बात नहीं मानी, ये कहा जिस जजमेंट को आजकल कोर्ट करके डिफेंस किया जा रहा है कि ये नई एलिवेशन है, और उसमें इन्होंने ले डाउन किया था ये प्रिंसिपल कि जी हाँ, चीफ जस्टिस के लिए तो सीनियरिटी ज़रूरी है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन एलिवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये नई अपॉइंटमेंट है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। थ्रू आउट कन्वेंशन यही रहा है कि सीनियरिटी पर ही एलिवेट होते रहे हैं। इवन नाउ भी ये अब मुनीब से शुरू हुआ है, उससे पहले आज भी मैंने कन्वेंशन ने बताया कि जितने अब भी हुए हैं अपॉइंट वो बेशतर चीफ जस्टिस हुए हैं, और सिंध से भी, पंजाब से भी, KPK से भी। तो ये तो कन्वेंशन, लेकिन अब जब इनका इरादा बना है और मे बी इन पर प्रेशर है, ये चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो उनको नज़र आ रहा है और इस्टेब्लिशमेंट को कि काजी फाइज इस्सा चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका रास्ता रोकने के लिए हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बार एसोसिएशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। वो केस हमने लड़ा है बार एसोसिएशन की तरफ से। उसमें मेनली काउंसिल मुनीर मलिक, रशीद रिजवी और माई सेल्फ हम ही थे एक दफ़ा, और ये जब रिव्यू में भी जो हमने फाइनली विन किया है उसमें भी हम दोनों ही थे। रशीद रिजवी साहब कराची से ज्वाइन करते थे, मैं इस्लामाबाद में होता था, और उन्होंने अपना पर्सनल केस अलहदा किया। तो कहने का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से हम अभी तक बचा पाए हैं कि इतने जज थे सुप्रीम कोर्ट में जिसने एक इंडिपेंडेंट जज के हक़ में फैसला कर दिया। अब फिर कोशिश हो रही है, वो सेकंड रिव्यू पिटीशन पकड़ी हुई है, और उसमें कोई वजह नहीं थी कि उसको ऑब्जेक्शन जो है अपहोल्ड ना किया गया होता। सेकंड रिव्यू पिटीशन का कोई आइन में या कानून में सबर ही नहीं है, एक ही दफ़ा रिव्यू हो सकता है। तो लेकिन वो अभी तक रखा हुआ है, इन्होंने गुलजार साहब ने, पता नहीं किस लिए रखा हुआ। क्या ये गिनती पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें तो पूरा शक है कि 6-4 हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ, उनमें से एक जज साहब रिटायर हो गए हैं फैसले के बाद, मलिक मंजूर।
अब ये जो नए लोग लाए जा रहे हैं, क्या इनका मतलब ये होगा कि ये हमारे ख़िलाफ़ मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे? तो उसको रिव्यू करने के लिए जो फाइनल जजमेंट 26 अप्रैल की आई है, तो ये सारी वो बातें हैं। और ये किन के कहने पर हो रहा है, किन को तकलीफ़ है? काजी फाइज़ साहब, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ़ है, क्योंकि उसकी कसूर ये है कि उसने अपनी एक जजमेंट में ये कह दिया कि तुम्हारा काम जो है वो सियासत करना नहीं है। आप जाके अपनी ओथ तो पढ़ो, आपकी आइन में ओथ क्या कहती है? कहते हैं आप पोलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लें। आप लोगों को धरने पे बिठाते हैं, धरने पे पैसा दे के उठाते हैं। ये सारी चीज़ तो और टेलीवाइज भी हुई है। तो उन्होंने यही बात कह दी कि आइंदा से भी ये काम मत करो, पॉलिटिक्स आपका काम नहीं। उस बजाय कि उसकी बात को आप समझें कि भाई ये अच्छी सही बात कही है, हम बाज आ जाएं, उसके बजाय उस पर उसी दिन से सारे हमले ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और इस वक्त वो भी एक टारगेट बना हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जो है जो बंदियाल साहब हैं, वो तो यही मॉडिफाइड फॉर्म होंगे, इसके गुलजार की कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। वही जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उनसे कराएगी, जैसे गुलजार साहब करते हैं वैसे वो करेंगे। तो वो इसलिए हमें अगर कुछ होप है तो ये है कि इनके आने पर कुछ जुडिशरी शायद कुछ इंडिपेंडेंट हो सके, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट्स अब से ठीक हो अभी से ठीक होनी चाहिए ना जी। दूसरी बात यह है कि जब आप आउट ऑफ टर्न लेते हैं जज को, 5वें नंबर से आपने उठा लिया है सिंध हाई कोर्ट से, अब चौथे नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से आप उठाना चाहते हैं, तो लामहला जिसको आप आउट ऑफ टर्न लेके आएंगे वो अंडर ऑब्लिगेशन हो जाएगा और कल को आप के हाथों में खेलेगा। अगर बारी पे आता है, अपना चीफ जस्टिस है, उसकी बारी आई चला गया, तो उस पर किसी की ऑब्लिगेशन नहीं होगी, वो अपनी टर्न पे आ रहा होगा और वो एक सेल्फ ऑपरेटिव जुडिशरी होगी, वो चलेगी। लेकिन इनकी कोशिश है कि नहीं, अगर ये बात हुई, अगर अहमद अली शेख को एज चीफ जस्टिस साहब ले गए, लाहौर हाई कोर्ट से भी चीफ जस्टिस को ले गए, पेशावर हाई कोर्ट से भी चीफ जस्टिस को ले गए, तो इन पर तो हमारे ऑब्लिगेशन ही कोई नहीं होगी, ये तो फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। ये यहाँ इस वक्त जो स्ट्रगल आपको नज़र आ रही है, वो स्ट्रगल ये है कि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पर इस वक्त बहुत बड़ा हमला है। बिल्कुल ठीक। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होगी तो नीचे जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होगी। तो ये इस वक्त बुनियादी हमारी स्ट्रगल का। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।